हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गिव्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो हिस्टेरिसिस लूप हम लोग बनाते हैं, वो हिस्टेरिसिस लूप का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हिस्टेरिसिस लूप का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पहली बात तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया कि जो हिस्टेरिसिस लूप होता है वो किस तरह के मटेरियल के लिए होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है आपका हिस्टेरिसिस लूप। ये हिस्टेरिसिस लूप का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करें, तो जैसे जैसे हम एच की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आप कर लीजिए ये मैग्नेटिक इंडक्शन बी, या आप यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, दोनों के टर्म में आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज बढ़ती जाती हैं और वो ग्राफ आपको ऐसे मिलता है कि एच की वैल्यू बढ़ाने पर बी या आई की वैल्यू ऐसे बढ़ती है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट इसके साथ इन दोनों का बिहेवियर सेम आएगा। तो ये ऐसे बढ़ती जाती है और एक जब जहां पर हमने ये एच की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करी है वहां पर जाकर के ये बी की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगी। फिर आप जब एच की वैल्यू को ऐसे माइनस यानी कम करने लगेंगे तो ये ग्राफ आपका रिवर्स होते होते कुछ इस तरीके से आपका आएगा और ये वापस से ऐसे ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको हिस्टेरिसिस लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इस एच के साथ पीछे रह जाता है। आप जब एच की वैल्यू को बढ़ा रहे थे, एच की वैल्यू को बढ़ा रहे थे तो ये बी की वैल्यू भी बढ़ रही थी, ग्राफ ऊपर जा रहा था, आगे भी जा रहा था, ऊपर भी जा रहा था। लेकिन जब आप एच की वैल्यू को घटाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जैसे गया था वैसे वापस नहीं आता है कि एच की वैल्यू को घटाते जाए तो बी की वैल्यू घटते घटते जीरो हो जाए। तो एच की वैल्यू को आप घटाते हैं तो बी की वैल्यू घटते घटते यहां पर पहुंच जाती है। मतलब आपने अपना एच तो जीरो कर लिया बट बी की इतनी वैल्यू रह गई और इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। और इस ये जो बी की वैल्यू यहां पर रह गई उसको हटाने के लिए हम एच की वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। यानी अभी हमने मैग्नेटाइज किया था, अब हम इसको डीमैग्नेटाइज करेंगे मटेरियल को। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना होगा इस रिटेंटिविटी को या इस रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कोर्सिविटी। तो हिस्टेरिसिस का मतलब होता है डिले होना, इसका मतलब होता है डिले होना। और यहां पर आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये इस एच के साथ डिले रह जाता है, मतलब पीछे रह जाता है। एच तो आपका आगे आगे गया और वापस भी आ गया, बट बी आपका वापस जीरो पर नहीं आ पाया, अभी यहां पर पहुंचा हुआ है। ठीक है, और बी को जीरो पर पहुंचाने तक आपका एच जो है रिवर्स में यहां तक पहुंच जाएगा। तो जो बी है वो एच के साथ मैच नहीं कर पाता है, डिले रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। और इस लूप का जो एरिया है वो क्या बताता है? ये बताता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एक कंप्लीट साइकिल में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने पर जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें कितनी हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई हीट के फॉर्म में। जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं एक पूरे कंप्लीट लूप के अंदर, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी एनर्जी जो है हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हमने जो एनर्जी प्रोवाइड करी है वो एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है। ठीक है, और इस लूप का एरिया जो है उसी एनर्जी की वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इस लूप का एरिया रिप्रेजेंट करता है द एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड इन टेकिंग द मटेरियल थ्रू वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। एक कंप्लीट साइकिल में जितनी एनर्जी लॉस होती है उस एनर्जी को ये लूप का एरिया रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, रिटेंटिविटी हुआ, ये कोर्सिविटी हुआ, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है, स्पेशल बात सिर्फ इतनी है इसमें कि आपको वो फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक डाइपोल हों और इन दोनों डाइपोल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमें पता हो, इसका डाइपोल मोमेंट m1 और इसका डाइपोल मोमेंट m2 हो, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला क्या होता है? करें कि two magnets having the magnetic moment 10 ampere meter square and 15 ampere meter square respectively
आर प्लेस्ड इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन में एक्सियल पोजीशन पर रखे गए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर है। ये दो मैग्नेटिक डाइपोल है जिनकी डाइपोल मोमेंट 10 और 15 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। करेंट फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी, इनके बीच में लगने वाला फोर्स बताना है। तो इसका फार्मूला याद कर लीजिए, थियरी वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डाइपोल्स, दो मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में लगने वाला फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 6 m1 m2 अपान r पावर 4। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 6 m1 m2 अपान r पावर 4, और म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 10 पावर -7, यहाँ पर 6 m1 की वैल्यू 10, m2 की वैल्यू 15, ये डाइपोल मोमेंट 10 और 15, और अपान में हो जाएगा r पावर 4, जहां पर r का मतलब क्या है 0.1 मीटर, और 0.1 का मतलब 10 पावर -1 मीटर। तो 10 पावर -1 मीटर का पावर 4 कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। -4 ऊपर जाके +4 बनेगा तो इसको -3 बना देगा, और ये 15 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे 90, और ये 10 से मल्टीप्लाई किया 900 हो गया। तो 900 को ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.9 न्यूटन, 0.9 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जैसे इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस टेस्ला, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। करें कि देन इट अटेन्स द एक्सेलरेशन ऑफ एक्स आई कैप प्लस 7 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये एक्सेलरेशन है। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें, अब आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने का मतलब कि न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू m इंटू ए, अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी आएगा। तो करें कि देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहां पर जो एक्सेलरेशन में दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को आसान भाषा में समझें तो आप बताइए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे हैं कि ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है, तो जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, F इक्वल टू होता है Q V क्रॉस B। मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है ना, ये V और B इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर आपके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहां से एक बात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फोर्स की बात करें तो उसको हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Q V क्रॉस B, है ना। अब एक बात बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि फोर्स जो है वो V के F जो है, यानी F जो लगेगा वो परपेंडिकुलर टू V होगा। दूसरी बात, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही होता है ना, और F परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा। अगर F परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब A परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। तो वेक्टर A और वेक्टर B ये दोनों का डॉट 0 होगा क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यहां से आप देख लीजिए A की जगह पर क्या लिखना है, एक्स आई कैप प्लस 7 जे कैप, और B की जगह पर क्या लिखना है, B की जगह पर लिखना है आपको 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप इंटू 10 पावर -3। डॉट कर लीजिए, यहां पर आएगा कितना 7x, और यहां पर कितना आ जाएगा माइनस में 21, और कितना हो जाएगा ये 10 पावर -3 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको मिलेगा कितना, x इज इक्वल टू 21/7 दैट इज 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं कि अ बार मैग्नेट हैज इफेक्टिव लेंथ 2L एंड पोल स्ट्रेंथ 2M। ये पूरा एक बार मैग्नेट है, वैसे तो स्क्वायर की जैसा बन गया, ये आपका मान लीजिए ये है आपका बार मैग्नेट फॉर एग्जांपल,
और इसका जो इफेक्टिव लेंथ है वो है 2l। इफेक्टिव लेंथ मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस, जो कि एकदम किनारे पर नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है, उसके बीच की डिस्टेंस को इफेक्टिव लेंथ बोल रहे हैं। एंड पोल स्ट्रेंथ 2m, जो ये नॉर्थ पोल होता है और ये जो साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को हम +m और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को हम -m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पोल स्ट्रेंथ m नहीं बल्कि 2m है, तो यहां भी 2m हो जाएगा, यहां भी 2m हो जाएगा। 1/4 ऑफ दिस मैग्नेट इज सेपरेटेड बाई कटिंग एज सोन इन दिस फिगर। ये जो बार मैग्नेट था, ये पूरा बार मैग्नेट था, इसका क्या किया इन्होंने, 1/4 हिस्सा ये वाला काट के निकाल दिया है। तो करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सेपरेटेड पोर्शन इज, अगर इस पूरे का लेंथ कह रहे हैं 2l है और इसका पोल स्ट्रेंथ 2m है, तो इसका 1/4 काट के निकाल दिया जाए तो इस वाले टुकड़े का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इस वाले टुकड़े का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का पहले तो आप फार्मूला दिमाग में रख लीजिए कि बार मैग्नेट के लिए क्या होता है कि पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ का मतलब भी समझते रहिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इफेक्टिव लेंथ है। मतलब अगर कभी आपका ये मैग्नेट इस तरीके से बेंड कर दिया जाए और यहां पर नॉर्थ पोल हो, यहां पर साउथ पोल हो, तो इफेक्टिव लेंथ बोलने का मतलब ये वाली लेंथ की बात करेंगे, ये वाले लेंथ की बात नहीं करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ का मतलब ये वाली लेंथ। तो यहां पर फिलहाल ये सीधा ही है, तो इसमें तो इफेक्टिव लेंथ वही आएगा। तो कुल मिला के आप देखिए m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ पूरे की हम बात कर रहे हैं पहले, इस पूरे की, तो पोल स्ट्रेंथ है 2m और इफेक्टिव लेंथ कितना है 2l। लेकिन जब आपने इसका ये 1/4 काट के निकाल दिया, तो आपको ये बात पता है कि जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और आपने इस पूरे बार मैग्नेट को ऐसे बीच में से पहले काटा, तो जब बीच में से काट दिया तो काटने के बाद अब ये जो ऊपर वाला टुकड़ा आपको मिल रहा है, ये पूरा ये टुकड़ा, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो पहले से क्या हो जाएगी, आधी। जब आप इसको ये पूरा इसका देखिए, ये इतना चौड़ा था, ये इतना चौड़ा था, आपने बीच में से काट दिया तो एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो गया। और एरिया क्रॉस सेक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल स्ट्रेंथ। तो एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हुआ तो पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो जाएगा। ये जो 2m प्लस में 2m माइनस में था, अब ये प्लस में m और ये माइनस में क्या हो जाएगा m। और इसमें भी अब आप ऐसे काट देंगे तब ये वाला पार्ट आपको मिलेगा। तो अभी तक इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 2l थी, ऐसे काट के ये 1/4 सेक्शन निकालेंगे तो अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। तो ये जो 1/4 सेक्शन आपके पास मिला उसका पोल स्ट्रेंथ हो गया +m - m और उसकी लेंथ हो जाएगी l। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, m डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका पोल स्ट्रेंथ m और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो l। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस 1/4 वाले पोर्शन का डाइपोल मोमेंट m इंटू l के इक्वल आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि लेंथ के बदलने से पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलती है। जैसे अगर हम इस वाले पूरे इस बार मैग्नेट को ऐसे काटे होते तो लेंथ तो भले ही आधा हो जाता, बट पोल स्ट्रेंथ अभी भी इसकी 2m प्लस में और ये 2m माइनस में ऐसा मिलता। बट हमने बीच में से काट दिया तो इसका एरिया आधा हो गया, इसलिए पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो गया। फिर ऐसे काट दिया तो लेंथ भी आधा हो गया, तो जो 2m था वो m बन गया, जो 2l था वो l बन गया। डाइपोल मोमेंट आपका m इंटू l आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक बहुत ही फेमस रिलेशन है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि बी, एच और आई के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन है आपका ऑप्शन नंबर बी, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बी इज इक्वल टू क्या है, ये है आपके पास μ0 और आई प्लस में क्या एच। एक्चुअल में इस वाले फार्मूले से ही हमारा ये डिराइव होता है क्या, μr इज इक्वल टू 1 प्लस काई m। ये वाले फार्मूले का डेरिवेशन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, इन दोनों के बीच का ये रिलेशन यहीं से निकल के आता है। और दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद रखिएगा। और ये जैसे, और आपको पता है ये काई एम कब आता है, जब आई के अपान में एच होता है। मतलब अगर हम इसको एच से डिवाइड कर दें, यहाँ पर एच कर लें और यहाँ पर भी सबको एच से डिवाइड कर लें, यहाँ पर एच कर लें, यहाँ पर एच कर लें, ये कैंसिल होकर के तो 1 बन जाएगा, है ना। और ये बी अपान जो एच है इसी को म्यू बोलते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है बी अपान में एच, म्यू इक्वल टू होता है बी अपान में एच। तो यहाँ पर अगर हम म्यू लिख लें
तो म्यू इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट और ब्रैकेट में यहाँ पर 1 और यहाँ पर आई अपान एच, तो 1 प्लस और आई अपान एच को ही हम काई एम बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ये इधर जाके इधर जब डिवाइड करेगा तो म्यू अपान म्यू नॉट बनेगा, और म्यू अपान म्यू नॉट को ही रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर बोलते हैं। तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा क्या, ये डिवाइड होकर के म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस में काई एम। मैग्नेटोस्टैटिक्स में जैसे म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसी के बिल्कुल पैरेलल होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस में काई ई। ठीक है, जैसे म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम होता है, वैसे एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस काई ई होता है। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसको परमिटिविटी बोलते हैं, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, रिलेटिव यहां पर होगा। ठीक है, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो दोनों रिलेशन बिल्कुल एनालॉगस हैं, याद करने के लिए अच्छा है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये रिलेशन याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज। सिंगल मैग्नेटिक पोल मतलब सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल पॉसिबल नहीं है, ये जब भी रहेंगे तो पेयर में रहेंगे, नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल जरूर रहेगा। तो ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा हुआ है, ये आपका था क्या, ये जो आपका गॉस ने फार्मूला दिया था, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स का ये स्टेटमेंट है जो कहता है कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें, उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कितना होता है, ये होता है आपका बी डॉट डी एस इज इक्वल टू, ये हमेशा जीरो आता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना उस गॉसियन सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स इंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हमेशा प्रेजेंट होंगे तब। तो मैग्नेटिक पोल सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा डाइपोल के फॉर्म में होता है, तभी उसका जो टोटल ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है गॉसियन सरफेस से पास होने वाला, ये हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कभी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आएगा, बट उसके अलावा कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। तो वहां पर आइसोलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव पोल्स पॉसिबल हैं, बट यहां पर आइसोलेटेड पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा डाइपोल के फॉर्म में रहेंगे। इस बात का यही मीनिंग निकलता है। इसमें हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं, तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी, उसके बाद डीवी इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहां से लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, यानी आप कह सकते हैं डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये बहुत पूछा जाता है कि मैग्नेटिक मोनो डाइवर्जेंस ऑफ बी या डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन भी है, ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये आपके खास करके लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए है। किरचॉफ के जो दो लॉज थे, किरचॉफ के इलेक्ट्रिसिटी के जो दो लॉज हैं, थर्मल वाले नहीं, ठीक है, किरचॉफ के जो इलेक्ट्रिसिटी के दो लॉज हैं उसमें से एक है आपका केसीएल और दूसरा है आपका क्या, केवीएल। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ्स करंट लॉ है उसका स्टेटमेंट आपने देखा था कि समेशन आई इज इक्वल टू जीरो, किसी भी संधि पर, किसी भी जंक्शन पर सभी करंट्स का टोटल अलजेब्रिक सम जो होता है वो जीरो आता है, यानी जितना करंट आएगा उतना ही पास होगा। और दूसरा जो केवीएल का रूल था वो किसी भी लूप के लिए था, क्लोज्ड लूप के लिए सभी ईएमएफ का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू हर एक ब्रांच के रेजिस्टेंस और उसके करस्पॉन्डिंग करंट के मल्टीप्लिकेशन का सम, ये आपस में इक्वल होता है। ये जो आपका केसीएल होता है वो चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, और जो आपका केवीएल होता है वो एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। तो आप ये दोनों स्टेटमेंट याद कर लीजिए। मसला जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज टेकन थ्रू अ हिस्टेरेसिस साइकिल, हिस्टेरेसिस साइकिल अभी अभी आपने देखा, ये हिस्टेरेसिस लूप का साइकिल। तो जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हिस्टेरेसिस साइकिल से के प्रोसेस से पास करते हैं
द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन नॉट बी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0, इंफिनिटी, निगेटिव और कांस्टेंट। ठीक है, और सवाल थोड़ा ये अलग टाइप का है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी काई एम की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है हिस्टेरेसिस लूप वाले प्रोसेस के अंदर। तो आप देखिए हिस्टेरेसिस लूप का कर्व ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, और आप इस एक्सिस पर दिखाते हैं मैग्नेटाइजिंग एक्सटर्नल फील्ड H, यहां पर B या फिर हम I की बात करते हैं तो हम I ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें काई एम की बात करनी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी काई एम की बात करनी है, और काई एम का फार्मूला ही होता है I/H। तो ये काई एम की वैल्यू क्या नहीं हो सकती इस पूरे प्रोसेस में, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि अगर हम इस वाले एक्सिस पर जाएं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर जाएं, तो इस पॉइंट पर हमें H की वैल्यू इतनी मिलेगी, बट ये I की वैल्यू यहां पर 0 है। अगर इसको हम पॉइंट P बोलें तो पॉइंट P पर H की वैल्यू तो है बट I की वैल्यू 0 है। तो जब पॉइंट P की बात करेंगे तो वहां पर H की वैल्यू है बट I की वैल्यू 0 है, और I की वैल्यू 0 होने से काई एम इज इक्वल टू 0/H करेंगे तो ये आपको 0 मिल जाएगा, यानी पॉइंट P पर आपको काई एम की वैल्यू 0 मिल गई। इसके बाद अगर आप y एक्सिस पर आए, आप मान लीजिए इस पॉइंट पर आ जाइए, तो उस पॉइंट को नाम दे दीजिए Q। तो पॉइंट Q की बात करें तो पॉइंट Q के केस में आप जब काई एम निकालेंगे तो क्या आएगा, I/H। अब देखिए यहाँ पर I की ये वैल्यू है बट H की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो आप लिखेंगे I/0, दैट इज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कोई इस पॉइंट पर आ जाइए, इस पूरे क्वाड्रेंट के अंदर किसी भी पॉइंट पर आ जाइए, तो यहां से जब आप नीचे जाएंगे तो आपको ये H की वैल्यू ये मिलेगी जो कि माइनस के साथ, माइनस वाले एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और इधर जाएंगे तो I की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और इस पॉइंट का नाम रख दीजिए R। तो पॉइंट R पर अगर हम देखें तो पॉइंट R पर काई एम की वैल्यू I/H वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग, अगर I की वैल्यू यहां पर देखें तो I की वैल्यू है पॉजिटिव, और H की बात करें तो H की वैल्यू है निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यानी जो काई एम की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, इंफिनिटी हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, बट कांस्टेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि काई एम इज इक्वल टू I/H है, और ये ग्राफ लगातार चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट पर आपका I और H चेंज होता जा रहा है, तो फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है ना, आई जो काई एम की वैल्यू है वो हर किसी भी दो पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं आएगा, ये ऐसे बदलता ही रहेगा हर पॉइंट पर, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, वो हमने आपको दिखा भी दिया कहां कहां पर ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द मैग्नेटिक फोर्स रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल इज, मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया जाता है उसका नाम क्या है, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, एनर्जी लॉस, हिस्टेरेसिस। ठीक है, हिस्टेरेसिस का मतलब यहां पर तो लैगिंग से है या डिले होने से है, कि जो आपका बी या आई है वो एच के साथ हमेशा डिले करता है, पीछे रह जाता है। एनर्जी लॉस आपको पता है उस लूप के एरिया से मिलता है। रिटेंटिविटी का मतलब आपको पता है एच की वैल्यू को 0 करने पर जो बी या आई रह गया उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। यहां पर आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोर्सिविटी, क्योंकि इस ग्राफ में आपने यही कहा ना, इस ग्राफ में आपने यही कहा कि ये जो b की वैल्यू है, ये जो h की वैल्यू को 0 करने पर जो इतनी b की वैल्यू है जिसको रिटेंटिविटी बोल रहे हैं, इसको गायब करने के लिए, इसको 0 करने के लिए जो हमने अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया है, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी। इस वाले b को जो रह गया उसको 0 करने के लिए जो हमने ये अप्लाई किया उसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिस्टेरेसिस लूप से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू अ स्क्वायर एंड अ सर्किल इफ दे कैरी सेम करंट, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज। ठीक है, टू वायर ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ के दो वायर हैं, एक को स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ा गया और एक को सर्किल के फॉर्म में मोड़ा गया है। स्क्वायर के फॉर्म में ये स्क्वायर हुआ और एक को सर्किल के फॉर्म में मोड़ा गया है, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। तो मान लीजिए इसकी टोटल लेंथ L, इसकी भी टोटल लेंथ L, तो इसका ये हो जाएगा आपका L/4, एक साइड कितना हो जाएगा L/4, 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 टोटल हो जाएगा L।
इसकी भी लेंथ है L और इसका रेडियस मान लीजिए R, तो इसकी टोटल लेंथ L को हम लिखेंगे कितना 2 पाई R। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें इस वाले और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, I ले लीजिए, इसमें भी आप I ले लीजिए। अब ये करंट कैरिंग लूप जो होते हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करते हैं, ये बात आपको पता है। जो करंट कैरिंग लूप होते हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करते हैं, उसमें एक साइड नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साइड साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, और वो डायरेक्शन अगर आप याद करना चाहें तो वो तरीका भी आपको पता है कि कब अब इसको हम, जैसे ऐसा अगर डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या बनेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और जिधर से देखने पर आपको क्लॉकवाइज दिखे, अगर इसमें आपको करंट ये ऐसे क्लॉकवाइज दिखे तो ये क्या बनेगा, ये आपका ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो जब आपको जहां पर जैसे ये करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और उसके दूसरे साइड से जब आप देखेंगे तो करंट आपको जो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, दूसरे साइड से आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, अपोजिट साइड से। तो जब वो क्लॉकवाइज दिखेगा अपोजिट साइड से, तो उस साइड क्या बनेगा, उस साइड आपका बन जाएगा साउथ पोल। तो इधर नॉर्थ पोल तो पीछे साइड साउथ पोल, इधर भी क्या होगा, नॉर्थ पोल पीछे साइड साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करते हैं करंट लूप। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करते हैं तो इसका एक डाइपोल मोमेंट होगा, आपको पता है M इक्वल टू होता है NIA। 3 केस में मैग्नेटिक डाइपोल आपने पढ़ा हुआ है। पहला, बार मैग्नेट की जब बात करते हैं तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल M इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू में इफेक्टिव लेंथ। दूसरा, करंट लूप की जब बात करते हैं तो इसके मैग्नेटिक डाइपोल के लिए फार्मूला है NIA। और तीसरा, आपने पढ़ा कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसका किसी ऑर्बिट के अंदर जिसका रेडियस r है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू EVR अपान में 2। ये तीनों आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फार्मूले पढ़े हुए। तो यहां पर करंट लूप में NIA काम करेगा, एक फेरा है तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो M इक्वल टू यहां पर हो जाएगा करंट इंटू में एरिया। सबसे पहले हम स्क्वायर वाले पोर्शन की बात कर लें, करंट सेम है दोनों में तो I ले लिया, और इसके एरिया की बात करें तो साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है L/4, तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा IL² अपान में कितना 16। सर्किल वाले पार्ट की बात करें उसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, और रेडियस को लेंथ के फॉर्म में लिखेंगे कितना आएगा L अपान में 2 पाई आएगा। तो यहां पर आप लिखिए L अपान 2 पाई और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा I इंटू पाई L² और अपान में 4 पाई स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए आप इनको। अच्छा, रेशियो लेना है ना, रेशियो पहले स्क्वायर का फिर सर्किल का, तो ये हो जाएगा MS अपान में MC इज इक्वल टू IL² अपान 16 डिवाइडेड बाई I पाई L² अपान में 4 पाई स्क्वायर। एक तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा ये I से ये I कैंसिल हो जाएगा, ये आपका L² से ये L² कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 4 पाई अपान में 16, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको पाई बाई 4 मिल जाएगा, इसका रेशियो पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और आपको इसमें बताना रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपको बार मैग्नेट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और आपको इसका बताना है क्या, इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 0, 2m, m√2 और 3m। इस कैटेगरी के बहुत सारे सवाल होते हैं। बार मैग्नेट को ऐसे डायग्राम में बना दिया या पैरेलल कर दिया, नॉर्थ पोल दोनों के सेम साइड हो गए, अपोजिट साइड हो गए, है ना, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो ये आप बताइए इसका आंसर। देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। अगर आपको भूल जाए तो आप इसको कंपेयर करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, जिसका डायरेक्शन -q से +q की तरफ होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नॉर्थ पोल के इक्विवेलेंट है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो साउथ पोल के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, तो यहां से आप इसको कंपेयर करके इस चीज को याद कर सकते हैं। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर डाइपोल मोमेंट होता है, और 3 बिल्कुल एक जैसे बार मैग्नेट इस तरीके से रखे हुए हैं कि इस वाले बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यानी इसका ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो जाएगा, M1 बोल दिया। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसको हमने M2 बोल दिया। और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसका हमने डाइपोल मोमेंट क्या बोल दिया, M3 बोल दिया। और तीनों के तीनों जो बार मैग्नेट है वो एक ही जैसे हैं, यानी सबके डाइपोल मोमेंट बिल्कुल इक्वल हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए एक ऐसा वेक्टर बना
ये आपका वेक्टर m1 हुआ, वेक्टर m बोल दीजिए सेम है, ये आपका वेक्टर m2 हुआ, वेक्टर m बोल दीजिए सेम है, और ये आपका वेक्टर m3 हुआ, वेक्टर m बोल दीजिए सेम। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन आपको ये बात बोलता है कि 3 या 3 से ज्यादा अगर आपके वेक्टर ऐसे सीक्वेंस में रखे हुए हैं कि वो एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो 0 आता है। क्योंकि आप देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन बोलता है ना कि ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर आर आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा वेक्टर आर, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन अगर आपका वेक्टर ए इधर गया, वेक्टर बी इधर गया, और तीसरा वेक्टर इधर से ऐसे आए, मतलब एक साइक्लिक फॉर्म में हो, तो ऐसे में ये आपका जो वेक्टर आएगा वो बिल्कुल इन दोनों की रिजल्टेंट के एकदम इक्वल और अपोजिट हैं। तो इस वजह से इनका रिजल्टेंट जो था वो और ये तीसरा वाला वेक्टर जो है वो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से फाइनली टोटल क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन से हमें पता है कि क्लोज्ड लूप अगर बन रहा है वेक्टर का, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो 0 आता है। यानी रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन सब का आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इनका और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर की तरफ जाएगा, और हमारा जो तीसरा डाइपोल मोमेंट है वो इधर की तरफ है, बिल्कुल इक्वल और अपोजिट, तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वोल्टमीटर कैन मेजर अप टू 25 वोल्ट एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 1000 ओम, व्हाट विल यू डू टू मेजर अप टू 250 वोल्ट। मतलब जो हमारा वोल्ट मीटर था वो पहले 25 वोल्ट खाली मेजर कर सकता था। मतलब ये कि इस वोल्ट मीटर के अंदर जो भी हमने ये मार्किंग बनाई थी, ये स्केल जो हमारे पास था, उस स्केल का जो फुल डिफ्लेक्शन था यहां से लेकर के यहां तक, वो कितने उस पर हो जाता था, 25 वोल्ट के अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता था तो ये पूरा फुल डिफ्लेक्शन देता था। यानी इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है पूरे डिफ्लेक्शन के लिए वो कितनी है, 25 वोल्ट है। 25 वोल्ट अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ये पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब 250 वोल्ट इसके अंदर जाए तब ये फुल डिफ्लेक्शन दे। मतलब हम इसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं, 25 वोल्ट से बढ़ा करके 250 वोल्ट करना चाहते हैं। और आपको पता है गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव है और उसका रेंज बहुत ही कम होता है। बहुत हाई रेंज वाले पोटेंशियल डिफरेंस को या करंट को मेजर नहीं कर सकता। इस वजह से हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में हाई करंट को मेजर करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हाई पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कन्वर्ट करते हैं। और वो कन्वर्जन का तरीका आपको याद होगा, हमने बताया था कि फार्मूला कभी भी आपको उसका रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बात याद रखना होगा आपको कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए उसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे आप कनेक्ट कर देंगे, अब ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका वोल्टमीटर, जिसको हम कनेक्ट करेंगे उस वायर के अक्रॉस, उस रजिस्टर के अक्रॉस जहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो मान लीजिए कि यहां से यहां पर इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने जो मेजर किया वो V है, और इसमें जो करंट जा रहा है फुल डिफ्लेक्शन वाला करंट वो IG है। तो बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच का, इस पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, इधर से भी वही आना चाहिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I इंटू R। R मतलब रेजिस्टेंस, सीरीज में दोनों जुड़े हुए हैं, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस जो अलग से आपने रेजिस्टेंस जोड़ा उसका रेजिस्टेंस। ये बन गया वोल्टमीटर के केस का फार्मूला, ठीक है। कभी भी अमीटर और वोल्टमीटर वाले सवालों में आप फार्मूला रटने की कोशिश करेंगे तो उलझ जाएंगे। अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में चीजें दी होती, ठीक है। आपको करना सिर्फ इतना ही है कि जो वोल्टमीटर होता है वो वोल्टमीटर सर्किट में कैसे जुड़ता है, तो सर्किट में वोल्टमीटर को हम पैरेलल लगाते हैं, जिस सर्किट में जिस वायर का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके पैरेलल लगाते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। हमारा जो वोल्टमीटर है वो सर्किट के साथ पैरेलल लगेगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस लगेगा वो सीरीज में लगेगा। और अगर ये सीरीज में यहां पर लग गया और इसमें फुल डिफ्लेक्टिंग करंट जा रहा है IG, तो IG और इंटू में टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 के अकॉर्डिंग G प्लस R हो जाएगा। तो ये ओम्स लॉ से लिखेंगे V इज इक्वल टू I इंटू में R, G प्लस R। बिल्कुल ऐसे ही आप ये देख लीजिए,
अगर आप अपने गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहली बात तो जो अमीटर होता है वो सर्किट में कैसे लगता है? अमीटर सर्किट के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है करंट को मेजर करने के लिए। लेकिन गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे? इसके पैरेलल में बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको हम लोग शंट बोलेंगे। अब ये पूरा बन गया आपका क्या? अमीटर। और इसको उसी सर्किट के साथ जोड़ देंगे जिस सर्किट के अंदर हमें करंट को मेजर करना था। तो ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ। इधर जाने वाला करंट फुल डिफ्लेक्टिंग करंट आई जी, बचा हुआ जो करंट था टोटल करंट अगर आई था तो उसमें से आई माइनस आई जी इस साइड चला जाएगा। फार्मूला क्या लिखेंगे? दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इधर से और इधर से सेम आना चाहिए, वही सेम पॉइंट है। तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस में आई जी और इंटू में शंट यानी कि एस। हो गया फार्मूला। ठीक है, यहाँ जो Ig है, यहाँ जो Ig है ये फुल डिफ्लेक्टिंग करंट है गैल्वेनोमीटर के लिए। यहाँ जो I है, यहाँ जो V है वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टमीटर या अमीटर को। यहाँ जो हमने रेजिस्टेंस लगाया जिसको शंट बोल रहे हैं वो है। यहाँ जो हमने अलग से रेजिस्टेंस R लगाया ये वो है। और G का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, कभी भी वोल्टमीटर और अमीटर वाले सवालों को हल करने के लिए आप ये बात, इतनी बात याद रखिए, सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो हमें यहां पर करना है। देखिए, वोल्टमीटर कैन मेजर अप टू 25 वोल्ट एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 1000 ओम। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? व्हाट विल यू डू टू मेजर अप टू 250 वोल्ट। अगर आप इससे 250 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं तो 250 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं मतलब ये हमारा हो गया क्या? रेंज ऑफ वोल्टमीटर 250 वोल्ट। और ये जो हमारा वोल्टमीटर है, यानी जब पहले गैल्वेनोमीटर के फॉर्म में था, ये 25 वोल्ट पर ही फुल डिफ्लेक्शन देता था, है ना? 25 वोल्ट पर ही फुल डिफ्लेक्शन देता था और उसका रेजिस्टेंस था 1000 ओम। तो अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, V इज इक्वल टू जो I इंटू आर होता है, यहाँ से हम करंट की बात करें तो V अपान क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो अगर हम फुल डिफ्लेक्शन वाले करंट की कैलकुलेशन की बात करें तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस पर फुल डिफ्लेक्शन देगा? 25 पर। कितना रेजिस्टेंस था? ये 1000 ओम था। तो कितना हो जाएगा? पॉइंट में 025 इतना वोल्ट पर ओम। ये हमारा हो जाएगा क्या? वोल्ट पर ओम कर लीजिए या एम्पियर कर लीजिए। ये है जो हमारा है फुल डिफ्लेक्टिंग करंट, हमें Ig मिल गया। तो Ig मिल गया 0.025 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है? ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? वोल्टमीटर को इसका रेंज बढ़ाने के लिए, यानी गैल्वेनोमीटर को प्रॉपर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस R को जोड़ना पड़ेगा। और वो जो वैल्यू गिवन है वो गैल्वेनोमीटर के फॉर्म में जब ये था तब उसका रेजिस्टेंस था 1000 ओम। बन गया फार्मूला। और अभी अभी हमने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाने से ये आपका वोल्टमीटर बन जाता है। तो फार्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू आई जी और ये हो जाएगा G प्लस में R। बस सॉल्व कर लीजिए। V की वैल्यू, रेंज कितना है? 250, फुल डिफ्लेक्टिंग करंट कितना है? 0.025, गैल्वेनोमीटर के का रेजिस्टेंस कितना है? ये है आपका 1000 ओम, प्लस यहाँ पर R की वैल्यू निकाल ली। अब इसको ला करके इधर डिवाइड कर लीजिए। ये 250 है और ये 0.205 है, तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 बनेगा, 10,000 आएगा। तो डिवाइड कर लीजिए, 10,000 इज इक्वल टू 1000 प्लस में R, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 1000 यानी कि 9000 ओम। अगर हम 9000 ओम वाले रेजिस्टेंस को इस अपने गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में जोड़ दें तो ये जो 25 वोल्ट पर फुल डिफ्लेक्शन देता था अब ये 250 पर फुल डिफ्लेक्शन देगा। मतलब जो रेंज है वो 25 वोल्ट से बढ़कर के 250 वोल्ट हो गया। तो इसका तो कोई ऑप्शन है नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहे थे व्हाट विल यू डू, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में 9000 ओम का हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो आपका ये काम बन जाएगा कि ये 25 वोल्ट से 250 वोल्ट रेंज वाला वोल्टमीटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। और आगे बोल रहे हैं विद स्पीड 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये बात याद हो कि बोहर की थियरी से जब हम ये निकालते हैं
बोहर की थियरी से जब हम रेडियस वाला फार्मूला निकालते हैं आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर, और जब हम बात हाइड्रोजन एटम की करते हैं और उसके पहले ऑर्बिट की करते हैं, एन की वैल्यू 1 रखते हैं, जेड की वैल्यू 1 रखते हैं, तो जो हमें R1 मिलता है वो मिलता है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपान पाई एम ई स्क्वायर, और इसी को सॉल्व करने पर 0.53 एंगस्ट्रॉम मिलता है। इसी को आप लिख सकते हैं कितना, इसी को आप लिख सकते हैं 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसी का नाम हमने क्या रखा था, बोहर रेडियस। यानी ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है हाइड्रोजन एटम का, अगर वैल्यू आपको याद हो तो ये स्पेशली हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस है जिसको हम बोहर रेडियस बोलते हैं, ये वो चीज है। और पहले ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है हाइड्रोजन एटम के अंदर तो उसकी जो स्पीड होती है वो यही स्पीड होती है 2.19 करके आता है, जिसको हम 2.2 बोलते थे। तो 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड ये हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में घूमने वाले सबसे तेज घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ये स्पीड है। इसका फार्मूला आपने देखा था वी एन इक्वल टू क्या, जेड ई स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट एन और क्या एच। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू 1 करेंगे, पहले ऑर्बिट की बात करेंगे तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे, तो वी एन की वैल्यू निकल के आएगी ई स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट एच, और यही वैल्यू आती है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, जो कि हाईएस्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के अंदर। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम के अंदर सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा वो पहले ही ऑर्बिट में दौड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे ऑर्बिट की बात करेंगे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये आधा हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एन, यहाँ r प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल हम इस सवाल पर आए तो हमें क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है, और घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी हमें पता है। और हमें क्या बताना, हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना इलेक्ट्रॉन का। तो आपको अभी अभी फार्मूला हमने रिवाइज किया कि न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है ई वी आर अपान में 2। बस वैल्यू रखना है 1.6 इंटू 10⁻19, और v की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻19, और v की वैल्यू है 2.2 इंटू 10 प्लस में 6 मीटर पर सेकेंड, और r की वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻11, और अपान में यहाँ पर 2 रख लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका डाइपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू निकल के आएगी, और कैलकुलेशन के बाद कितना आएगा ये हम आपको बता दें। तो ये निकल के आएगा 9.3 इंटू 10⁻24, और इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें करें कि अ गैल्वेनोमीटर हैविंग 20 डिवीजन, कितने डिवीजन हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 20 डिवीजन on its scale, and resistance of 50 ohm when joined in series to 1.5 volt cell through a resistance of 100 ohm gives full scale deflection. Figure of merit of galvanometer is, आपको गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करना है। और फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या होता है, यूनिट से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, मिली एम्पियर मिली एम्पियर मिली एम्पियर पर डिवीजन। मतलब क्या, मतलब ये कि पर डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए कितने करंट की रिक्वायरमेंट है, उसी चीज को हम लोग बोलेंगे क्या, उसी चीज को हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। मतलब कि करंट रिक्वायर्ड फॉर 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है ना, तो 1 डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए जितने करंट की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर डिवीजन टोटल कितने हैं 20, तो अगर हमें 20 डिवीजन के लिए करंट मिल जाए तो हम 1 डिवीजन के लिए भी करंट निकाल लेंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। मिली एम्पियर पर डिवीजन में हमें बताना है, इसको हम फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। पहले तो जैसा ये सिचुएशन बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। इसमें क्या है कि गैल्वेनोमीटर है, चलिए ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। फिर क्या है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम व्हेन ज्वाइंड इन सीरीज, इनके साथ सीरीज में 50 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ना है, ठीक है जोड़ लिया। और आगे क्या बोल रहे हैं, इन सीरीज टू 1.5 वोल्ट सेल थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, 100 ओम के रेजिस्टेंस के साथ 1.5 वोल्ट का सेल इसके साथ जोड़ना है। तो हमने सेल को जोड़ लिया इसके साथ, ये सेल हो गया, और 100 वोल्ट का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया, ये 100 वोल्ट।
इसका रजिस्टर लगा दिया, और ये 1.5 वोल्ट इसका ईएमएफ हो जाएगा। ये 50 ओम इसके साथ सीरीज में लगा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे में आप देखिए फार्मूला आपके पास है ना, आपके पास वही फार्मूला है। ये कुल मिला के वही बात हो गई कि इसके आप देखिए ये आपने ये जो सेल लगाया हुआ है इसके साथ आपने 100 ओम यहाँ पर और 50 ओम यहाँ पर, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों का टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और हम यहाँ पर ओम्स लॉ का फार्मूला लगा लें कि जो भी इस पूरे बैटरी की वजह से जो भी इसमें टोटल करंट जा रहा होगा, मैक्सिमम करंट जो इसमें डिफ्लेक्शन करेगा, वो टोटल करंट कितना जा रहा है। तो आप देखिए V इज इक्वल टू आई कौन सा, जो कि टोटल करंट जाकर के इसमें फुल डिफ्लेक्शन करेगा, और रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस है ये 100, ये 50 और ये G, ये पूरा रेजिस्टेंस है सर्किट का, और ये पूरा वोल्टेज है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 150 प्लस में क्या G, 150 प्लस में यहाँ पर G हो जाएगा। G की अगर हम बात करें, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग 20 डिवीजन ऑन इट्स स्केल एंड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का ही जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है। तो हम एक काम करें, इस चीज को यहीं पर लिख लीजिए 50 ओम। गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा बस। और ये हो जाएगा आपका 1.5 इज इक्वल टू IG, और ये हो जाएगा आपका कितना 200। तो फुल डिफ्लेक्शन वाला जो करंट इसके अंदर फ्लो होगा वो हो जाएगा 1.5 और अपान में 200, यही ना। ठीक है, चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो गया ये, आप इसको चलिए ऐसे रहने दीजिए। इतना आपका हो गया एम्पियर, इतने एम्पियर का करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। और ये जो करंट है वो कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, टोटल 20 डिवीजन का। तो अगर हमें 1 डिवीजन का यानी 20 डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है 1.5 और अपान में 200 एम्पियर। तो बताइए 1 डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट हमें चाहिए। ये हो जाएगा 1.5 अपान 200 इंटू ये भी अपान में चला जाएगा 20, इतना एम्पियर पर डिवीजन, है ना। अगर 20 डिवीजन के लिए इतना करंट है तो एक डिवीजन के लिए कितना करंट होगा, ये इसमें जाके डिवाइड करेगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए देखिए ये 3 जीरोज हैं, तो इन 3 जीरोज को ऊपर ले जाइए, तो जो एम्पियर है वो मिली एम्पियर बन जाएगा। 1.5 अपान में ये 4 बन जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये मिली एम्पियर पर डिवीजन हो जाएगा। और इसको आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 0.375 मिली एम्पियर पर डिवीजन। ठीक है, और ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गड़बड़ हुई है या कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, हमने जो ये देखिए, हाँ ठीक है, ये 100 था, यहाँ पर 50 लिखा था, और यहाँ पर G लिखा था, और 100 और 50 को करके हमने 150 लिखा था। बट ये 100 अलग है, और ये जो 50 था वो गैल्वेनोमीटर का ही था, तो यहाँ पर 150 को भी तो 100 करना पड़ेगा। ये 100 ओम ये और 50 ओम इसका, तो यहाँ पर 200 की बजाय क्या आएगा, 150 आएगा, यही मिस्टेक है, बाकी चीज़ें ठीक है। तो ये 150 हो जाएगा, इस वजह से ये नहीं आ रहा था। तो ये जो 200 लिखा हुआ है यहाँ पर 150 हो जाएगा, इसको आप मिटा लीजिए। ये हो जाएगा आपका 20 डिवीजन के लिए कितना करंट है, फुल डिफ्लेक्शन करंट है, तो फुल डिफ्लेक्शन करंट और नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब जो टर्म है ये हो जाएगा आपका 1.5 अपान में 150 इतना एम्पियर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा 20। ठीक है, इतना डिवीजन। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो 1.5 अपान 150 और इनटू में ये 20 हो जाएगा, इतना एम्पियर पर डिवीजन, जिसको हम फिगर ऑफ मेरिट बोलेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 1.5 है, ये आपका 150 है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, तो 1 अपान 100 ये, और ये 0 1000 बनेगा, और साथ में 2 भी मिलेगा, 1000 ऊपर जाके माइनस होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर डिवीजन, और इसी को हम मिली एम्पियर बोल देंगे, तो बन जाएगा 0.5 मिली एम्पियर पर डिवीजन, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निकिल shows ferromagnetic properties at room temperature. If the temperature is increased beyond Curie temperature, then it will show. आपने पढ़ा था ये, अगर थियरी का लेक्चर तो आपको याद हो, फिकोनी
फिकोनी आपने एग्जांपल याद है, फिकोनी मैग्नेटाइट Fe3O4। ये जो फिकोनी मैग्नेटाइट हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये क्या हैं? ये आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन होता है आपका क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर कहाँ से निकल के आता है? क्यूरी के मॉडिफाइड लॉ या क्यूरी विस लॉ जिसको बोलते हैं, उस लॉ में आपने ये पढ़ा हुआ था कि काई एम इज इक्वल टू क्या होता है? काई एम इज इक्वल टू होता है सी अपान टी माइनस में टी सी। इसको हम बोलते हैं क्यूरी विस लॉ, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन होता है। और इसी के इस फार्मूले में ये टीसी जो है उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो पहले तो यही सवाल है कि क्यूरी टेम्परेचर किस तरीके के सब्सटेंस के लिए होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है, ठीक है ना। ये क्यूरी विस लॉ यहाँ पर यूज होता है, ध्यान रखिएगा। एक क्यूरी लॉ है और एक क्यूरी विस लॉ है। तो क्यूरी लॉ आपको बताती है क्या कि काई एम इज इक्वल टू क्या? सी अपान में टी। काई एम इज इक्वल टू सी अपान में टी होता है। और ये फार्मूला आपका यूज किया जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरी लॉ होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरी विस लॉ होता है। इसी फार्मूले में आपका क्यूरी टेम्परेचर आता है। और क्यूरी टेम्परेचर आपको क्या बताता है कि जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर आप इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है ना। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो आप कह सकते हैं कि हाँ वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक फेरोमैग्नेटिक की तरह रहता है। लेकिन उसके बाद वो जस्ट क्यूरी टेम्परेचर के बाद क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ताकत है वो कम हो जाएगी और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। एक तो ये सवाल था। तो यहाँ पर निकिल जो है, ये आयरन, कोबाल्ट, निकिल और मैग्नेटाइट, ये सब के सब आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक टेम्परेचर के बाद ये कौन सा बिहेवियर शो करते हैं? तो पैरामैग्नेटिज्म का बिहेवियर शो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक और सवाल यहीं पर है बिल्कुल इसी के पैरेलल कि नील टेम्परेचर, टीएन बोल दीजिए, नील टेम्परेचर ये किसके लिए डिफाइन होता है? तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए यूज होता है, डिफाइन होता है। और ये बोलता है कि इस टेम्परेचर के बाद आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी क्या बन जाएगा? ये भी आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पर भी चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो चाहे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, क्यूरी टेम्परेचर या नील टेम्परेचर के बाद दोनों पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी विस लॉ होती है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी लॉ होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि आपको एक बार मैग्नेट दिया हुआ है लेकिन थोड़ा बेंड कर दिया गया है। ये बार मैग्नेट स्ट्रेट नहीं है, इसको बेंड कर दिया गया है। तो बेंड करने के बाद यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है आपके पोल्स हैं, उन दोनों को अगर हम इस पॉइंट ओ से मिला रहे हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कह रहे हैं कि अब बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल, इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका कितना है? कैपिटल एम है, is bent in the form of an arc as shown in this figure. The new magnetic dipole moment will be। भाई जब बार मैग्नेट को हमने बेंड कर दिया तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का इफेक्टिव लेंथ जो है वो चेंज हो गया। पहले तो जब ये सीधा था तो इफेक्टिव लेंथ कितना था? जितना इस बार मैग्नेट की लेंथ है जो कि क्वेश्चन में बोल रहे हैं एल, तो पहले तो ये एल था। लेकिन जब आप इसको बेंड कर देंगे तो अब इनके और इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और डिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगा, लेंथ अगर चेंज हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ, तो डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इनटू में इफेक्टिव लेंथ का ही पूरा मामला है। तो पहले इफेक्टिव लेंथ एल था, डाइपोल मोमेंट एम था, तो ये पहले का केस हो गया। बाद में आपने इसको बेंड कर दिया, तो बेंड करने से क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ पर तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, बट लेंथ आपने चेंज कर दिया, इसीलिए डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो नया डाइपोल मोमेंट पुराने के साथ कैसे रिलेट करता है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ज्योमेट्री का थोड़ा सा यूज करेंगे। पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डालेंगे और ज्योमेट्री का ये रूल होता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दोनों साइड बिल्कुल इक्वल हैं
तो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर बेस पर डाला जाए तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी होता है, यानी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करता है। और ये एंगल जो आपका 60 डिग्री था, अब यहाँ पर एक साइड का एंगल 30 डिग्री मिलेगा और इस साइड का एंगल भी 30 डिग्री मिलेगा। ये वाली जो लेंथ होगी वो इस वाली लेंथ के इक्वल होगी, और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब आपको इफेक्टिव लेंथ यहाँ से यहाँ तक का निकालना कितना आसान हो गया। आप ये वाला इफेक्टिव लेंथ निकाल करके उसी का 2 गुना कर लीजिएगा, टोटल इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा, और उसको यहाँ रख देंगे तो आपको नया डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए वो नाम दिया है तो इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए। पहले आपको ए बी निकालना है और ए बी का 2 गुना कर देंगे तो आपको ए सी मिल जाएगा। और ए बी निकालने के लिए आपका ये एंगल 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, और ये आपका आर है। तो साइन 30 का फार्मूला यूज कर लीजिए। साइन 30 इज इक्वल टू क्या, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है आपका ए बी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो बोल रहे हैं आर है, तो आर लिख लीजिए। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आर, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 दैट इज r/2। अगर ए बी की वैल्यू r/2 आ गई, इस वाले लेंथ का आधा, तो जो बी सी है वो भी r/2 ही आएगा। तो टोटल अगर हम ए सी की बात करें, जिसको हम एल डैश बोल रहे थे, वो कितना हो जाएगा, r/2, और r/2 का 2 गुना करेंगे तो आपको r मिल जाएगा। ये समझ रहे हैं, ए बी आपने निकाल लिया, जितना ए बी होगा उतना ही बी सी भी होगा, तो पूरा ए सी कितना होगा, r/2 प्लस r/2 यानी कि r। तो वो r जो है वो ए सी की वैल्यू हो गई, उसी ए सी को हम लोग बोल रहे थे इफेक्टिव लेंथ एल डैश, तो एल डैश की वैल्यू r की इक्वल हो गई। बट आप देखिए, आप एल डैश की जगह पर r रखने से काम बनेगा नहीं आपका, क्योंकि पुराना जो डाइपोल मोमेंट है वो m और l के फॉर्म में आपको पता है, मतलब इस पूरे बार मैग्नेट के लेंथ के टर्म में आपको पता है। तो आपको इस r को रिलेट करना पड़ेगा इस लेंथ के टर्म में, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे जो आर्क वाली लेंथ है वो तो l है भाई, सीधा था तब भी l था, बेंड हुआ तब भी तो l है। ये वाली लाइन भले चेंज हो गई लेकिन ये कर्व वाली लेंथ तो l ही है। और यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जो है वो एल डैश है, और रेडियस मतलब ये वाली लेंथ कितनी है, ये आर है, और ये एंगल आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, π/3। तो यहां से आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि जो एल डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना था एल डैश की वैल्यू आर के टर्म में आई, और आर वाली वैल्यू को एल के फॉर्म में लिख रहे हैं। एल डैश क्यों लिख रहे हैं, ये पूरा एल है, ये पूरा एल, तो एल अपान आर, तो यहाँ से आप आर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3l अपान में पाई, बस हो गया, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो एम डैश इक्वल टू स्मॉल एम इंटू में ये एल डैश जो था वो आर के इक्वल था, और ये जो आर है, ये जो आर है वो 3l अपान पाई के इक्वल है। तो आपको मिलेगा एम डैश इक्वल टू 3 अपान पाई, और इसके साथ में m इंटू में l, और ये जो m इंटू में l है ये आपका कैपिटल M होगा, तो ये हो जाएगा आपका m डैश इज इक्वल टू 3 अपान पाई, और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M। ठीक है, यानी जो नया डाइपोल मोमेंट है, देखिए बदल गया, हमने इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा बेंड क्या कर दिया, पूरा का पूरा डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया, और नया जो डाइपोल मोमेंट आया वो पुराने वाले डाइपोल मोमेंट का 3 अपान पाई टाइम्स हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अपान पाई टाइम्स इंटू एम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका पूरा हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, रिजल्ट को आपको याद करना पड़ेगा। इसको देख लीजिए, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, the plot of the magnitude of magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by the figure। मतलब एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है हमारे पास, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो गया, इसका रेडियस हमें पता है, इसका रेडियस है r, इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास हो रहा है, मान लीजिए उस करंट को हम बोल रहे हैं क्या, कैपिटल I। ये पूरा कांस्टेंट करंट पास हो रहा है पूरे क्रॉस सेक्शन से, मतलब ये पूरे क्रॉस सेक्शन से ये I करंट पास हो रहा है। करें कि द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके
एक्सिस के, इस कंडक्टर के एक्सिस का लीजिए या इसके सेंटर से डिस्टेंस के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी होगा, उसका कौन सा बिल्कुल सही ग्राफ यहाँ पर है कि अगर हम इस वायर के सेंटर से या इसके एक्सिस से दूर जाते जाएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगी, वो ग्राफ आपको बताना है। और इसके लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा और डेरिवेशन का रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा। आपने पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ जो बोलता है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या, ये होता है म्यू नॉट और करंट थ्रेडिंग दी लूप। तो अगर हम केस नंबर 1 की बात करें और मान लीजिए कि हम इस वाले पॉइंट पर, इस कंडक्टर के बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस कंडक्टर की वजह से, और एक नॉर्मल ये पतला सा वायर नहीं है, पूरा एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस दिया हुआ है आर, एक पतला सा नॉर्मल सा वायर होता, तो इस वायर की वजह से बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है सिंपल सा कितना होता है, ये होता है बी इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपान में 2 और आई अपान क्या, सॉरी म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। ये फार्मूला आपका होता है एक वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का। बट ये नॉर्मल सा वायर नहीं, पूरा सिलेंड्रिकल है, तो इस पूरे वायर, इस पूरे सिलेंड्रिकल वायर की वजह से आप इस बाहर वाले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस वाले पॉइंट पर, और मान लीजिए सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है स्मॉल डी, ये स्मॉल डी है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे गॉस का थ्योरम था वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे और यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करेंगे, और ये एम्पीरियन लूप के अंदर ये पूरा कंडक्टर अभी आ गया। तो आप ये फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो एम्पीरियन लूप है उसके हर पॉइंट पर सेम होगा, बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस थीटा और वेक्टर बी और वेक्टर डी, मतलब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ एलिमेंट डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। कॉस थीटा में कॉस 0 लिखेंगे 1 आएगा, तो बी को बाहर निकाल लिया आपने, जब d ग्रेटर देन r है तो ये जो d है वो ग्रेटर देन r है, उस केस में आपने b को बाहर निकाला कांस्टेंट हर जगह होने की वजह से, है ना, उस लूप के ऊपर, और अंदर बचेगा dl इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट, और इसके अंदर इस लूप के अंदर पूरा करंट पास हो रहा है I, तो म्यू नॉट I, और इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या, ये जो आपने एम्पीरियन लूप लिया इसका छोटा सा पोर्शन dl है और इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे क्लोज्ड लूप के लिए, तो dl 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 ये पूरा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका रेडियस r है तो पूरा सरकमफेरेंस के बराबर आएगा, दैट इज 2 पाई इंटू में d इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में क्या I, और यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या b, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू नॉट और अपान में 2 पाई और I अपान में d। बताइए यहाँ तक ये बात क्लियर है। और इस फार्मूले से एक चीज और पता चल रहा है कि b प्रोपोर्शनल टू क्या 1 अपान डी, b प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डी, मतलब इस वायर से अगर हम बाहर वाले पॉइंट की बात करें, इस सिलेंड्रिकल वायर के बाहर वाले पॉइंट की बात करें, तो डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से उल्टा रिलेशन दे रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, b प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर d इज इक्वल टू आर हो जाए, मतलब जो पॉइंट हमने यहाँ सेलेक्ट किया अगर वो पॉइंट बिल्कुल सरफेस के ऊपर हो जाए, तो जो एम्पीरियन लूप यूज करेंगे वो एम्पीरियन लूप का यहाँ से डिस्टेंस बिल्कुल रेडियस के इक्वल होगा, तो जहाँ 2 पाई d लिख रहे थे उस d को हम r के इक्वल लिख लेंगे, रेडियस के इक्वल, तो हमें ऐसे केस में रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा, दैट इज म्यू नॉट अपान में 2 पाई और यहाँ पर हो जाएगा I अपान जहाँ d लिखा था वहाँ r, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई कॉन्स्टेंट, मतलब सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डी है, और अंदर किसी पॉइंट पर बात करें, इस लूप इस वायर के अंदर कोई पॉइंट ले लें, यानी डी की वैल्यू अगर आर से कम हो जाए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ वाला कोई पॉइंट ले लें, ऐसे में हमारा जो एम्पीरियन लूप बनेगा वो ये बनेगा, और इस एम्पीरियन लूप के अंदर अब ये पूरा का पूरा जो करंट है वो नहीं आ पाएगा, और आपको यहाँ वही करंट लेना होता है जो एम्पीरियन लूप के अंदर से पास हो रहा हो। तो इतने पूरे क्रॉस सेक्शन में से आप कह रहे हैं आई करंट पास हो रहा है, तो ये छोटा सा जो स्मॉल डी डिस्टेंस है, ये वाले क्रॉस सेक्शन में से इस एम्पीरियन लूप में से कितना करंट पास होगा, अगर हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें ये एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने मान लिया कि इस छोटे वाले क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं आई डैश, और सच में जो करंट पास हो रहा था पूरे क्रॉस सेक्शन से वो था आई। तो पूरे फार्मूले में क्या होगा, जहां आई लिखा कर रहे थे अब इस छोटे वाले एम्पीरियन लूप के लिए आई डैश हो जाएगा। तो इस वाले केस में हमारा फार्मूला ऐसे बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई और यहाँ लिखा जाएगा आई डैश और अपान में d, ये d डिस्टेंस हुआ
और आई डैश इससे पास होने वाला करंट हो गया। और आई डैश जो करंट इससे पास हो रहा है, अगर वो आपको निकालना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप देखिए यूनिटरी मेथड यूज कर लीजिए। अगर हमें ये पता चल जाए कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है, तो हम इस पूरे क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला भी करंट निकाल लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आई डैश इज इक्वल टू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला करंट। और आप बताइए कि अगर ये रेडियस आर है तो ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से आई करंट पास हो रहा है, तो यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास होगा, यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला करंट दैट इज आई अपान कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यही तो आएगा। अगर पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से आई करंट पास हो रहा है तो पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास होगा, पूरे करंट को हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं, आई अपान पाई आर स्क्वायर। तो ये हुआ पर यूनिट एरिया से, चाहे यहां पर लीजिए चाहे यहां पर लीजिए चाहे यहां पर लीजिए, पर यूनिट एरिया से पास होने वाला करंट। तो अगर पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से इतना करंट पास हो रहा है तो इस वाले एरिया से कितना करंट पास होगा, इसके एरिया को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये जो आई अपान पाई आर स्क्वायर है पर यूनिट एरिया से पास होने वाला करंट, अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें इससे पास होने वाला करंट आई डैश मिल जाएगा। और ये डिस्टेंस अगर डी है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। पाई डी स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आई डैश की जगह पर आप लिख सकते हैं आई डी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, बस वही रख लीजिए। म्यू नॉट अपान 2 पाई, जो आई डैश लिखा हुआ है उस आई डैश की जगह पर लिखेंगे आई डी स्क्वायर और अपान में आर स्क्वायर, लेकिन एक डी यहाँ पहले से है तो ये वाला डी इस वाले डी को करेगा कैंसिल। तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई और i इंटू स्मॉल डी और अपान में r का स्क्वायर। पता नहीं ये नीचे दिख रहा है आपको कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, स्पेस की थोड़ी कमी है। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई डी अपान आर स्क्वायर। यहाँ से ये साफ साफ दिख रहा है कि b प्रोपोर्शनल टू क्या, d, b प्रोपोर्शनल टू d। यानी अगर आप इस सिलेंड्रिकल वायर के करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर हैं, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब इस एक्सिस से सरफेस तक जाएंगे तो डी बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। सरफेस पर पहुंचेंगे तो एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, और इसके बाहर जब जाना स्टार्ट करेंगे तो फिर ये इस हिसाब से ये घटने लगेगा, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डी के अकॉर्डिंग। यानी आप कह सकते हैं मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के ऊपर है। सेंटर पर जीरो था, यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम हुआ, अब इसके बाद बाहर जाएंगे तो घटना स्टार्ट होगा। और यानी इसका जो ग्राफ होगा वो ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही होगा कि सेंटर से लेकर के सरफेस तक, ये देखिए रेडियस आ रहा है ना, तो सेंटर से सरफेस तक बी प्रोपोर्शनल टू डी, यानी एक स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ मिलना चाहिए और सरफेस पर मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाहर वाले पॉइंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होना चाहिए, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डी। तो बी प्रोपोर्शनल टू डी स्ट्रेट लाइन और बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिजल्ट को आप एकदम अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आसान है। इसमें कह रहे हैं कि अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न। ठीक है, एक लंबा सा वायर है, इस वायर को एक फेरे वाले सर्किल के फॉर्म में मोड़ दिया गया है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप इज बी। अगर इसको ऐसा किया जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है। कह रहे कि इट इज देन, यही सेम वायर, इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स। इसको दोबारा से एक और कॉइल के फॉर्म में बनाया गया, लेकिन उसमें एन फेरे हैं, इसमें एक ही फेरा था। तो अगर एक ही फेरा था तो बड़ा आपने गोला बनाया था, छोटा गोला बनाएंगे तो बहुत सारे लपेटे उसमें बन जाएंगे, बहुत सारे फेरे बन जाएंगे, ऐसा बहुत सारा फेरा उसके अंदर हो जाएगा। छोटा अगर बनाएंगे तो एन फेरे हैं टोटल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल, इस वाले के ऊपर, इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। वायर दोनों बार सेम ही यूज किया गया। तो बताइए, आपको पता है कि लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है क्या? इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान में 2 एन आई अपान में आर, जहां पर आर मतलब क्या, रेडियस, एन मतलब इसमें फेरों की संख्या। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये आपको दिया हुआ है, एक ही फेरा है, ये भी आपको दिया हुआ, तो एन की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो बी इज इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट अपान में 2, यहाँ बनेगा करंट आई और अपान में आर मतलब क्या,
रेडियस। अब मान लीजिए कि जो वायर हमने यूज किया था उसका लेंथ L था, उसी को मोड़ करके एक फेरे वाला सर्किल बनाया, तो इसका मतलब कि जो वायर की लेंथ L है वो इसके सरकमफेरेंस 2 पाई r के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब r की जगह पर हम L अपान 2 पाई इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा म्यू नॉट अपान में 2 और I अपान में जहां r लिखा है वहां L अपान 2 पाई लिखेंगे, तो L यहाँ पर चला जाएगा और 2 पाई ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, कैंसिल वैंसिल होता रहेगा, बट आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यानी जो B आपको दिया हुआ है यहाँ पर सेंटर पर, वो B इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस वायर के लेंथ के फॉर्म में। रेडियस को हटा दिया। अब इसकी बात करते हैं जिसमें n फेरे हैं और इसके मैग्नेटिक फील्ड को हमने B डैश बोला है, तो B डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 2 और फेरों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन में दिया है स्मॉल n, तो स्मॉल n यूज कर लेते हैं। फ्लो होने वाला करंट वही सेम है और इसका जो रेडियस है उसको हम r डैश बोल रहे हैं। अब ये रेडियस लेंथ से कैसे रिलेट होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। कैसे, ये टोटल लेंथ L इज इक्वल टू इसकी एक फेरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक फेरे की लेंथ हो जाएगी 2 पाई r डैश। फेरे कितने हैं टोटल n, एक फेरे की लंबाई को फेरों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लंबाई आ जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, r डैश की वैल्यू निकालनी, कितनी हो जाएगी, L अपान में 2 पाई n। तो ये चीज को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपान में 2, ये हो जाएगा NI अपान r डैश की जगह पर L अपान 2 पाई n, तो L यहाँ पर हो जाएगा और 2 पाई n यहाँ चला जाएगा। देखिए n और n मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर बन जाएगा। तो b डैश इक्वल टू वो n स्क्वायर को बाहर निकालिए, अंदर बचेगा क्या, म्यू नॉट अपान में 2 बचेगा और क्या बचेगा 2 पाई i बचेगा, 2 पाई i बचेगा और अपान में l बचेगा। और ये जो पूरा पार्ट है म्यू नॉट अपान 2 पाई i अपान l, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड b के इक्वल है। यहाँ पर b लिख देंगे तो b डैश इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर b, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, a current I enters in a circular coil of radius r, branches into two parts and then recombine as shown in this circuit diagram। यानी ये देखिए I करंट इधर से, ये कुछ करंट इधर से आया और मतलब ऐसे करंट आकर के इधर गया है और इधर गया है, इधर गया है I1, इधर गया है I2, ये दोनों ऐसे यहाँ जाके मिले हैं, फिर ऐसे बन के ये निकले हुए। ठीक है, इधर से करंट गया, इसमें से I1 हिस्सा इधर गया, I2 इधर गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर आकर जंक्शन पर, फिर ये दोनों आकर के यहाँ मिले हैं और मिल करके फिर यहाँ पर ऐसे निकल गए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल, यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इस सवाल को देखिए अलग अलग बुक्स में, अलग अलग सोर्सेस में सॉल्व करने का बड़ा अपना अलग अलग तरीका है, बट जो सबसे आसान तरीका वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, सबसे आसान इस सवाल को करने का जो तरीका है, आपको यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है और आपके पास दो लूप दिख रहे हैं, एक तो ये I1 वाला लूप है, ये वाला क्लॉकवाइज वाला, और एक आपके पास ये I2 है एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो हमें सबसे पहले ये I1 जो लूप है, इस वाले लूप की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, फिर हम इस I2 वाले की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का हम रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना। तो I1 वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम V1 बोलते हैं। तो आपको पता है कि ये फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई करंट अपान में रेडियस, सर्कुलर लूप का रेडियस, और उसके बाद यहाँ पर होता है एंगल, और ये एंगल यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ θ1 एंगल ये बना रहा है यहाँ पर, ऐसे कितना एंगल बना रहा है θ1, तो एंगल हमने लिख दिया क्या θ1, क्योंकि कंप्लीट सर्कुलर लूप होता तो यहाँ पर 2 पाई लिखते, सेमी सर्किल होता तो पाई लिखते, बट ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये छोटा सा एक सेक्शन है, आर्क है, और इस आर्क की लेंथ को कुछ नाम दे देंगे, बट इसने जो यहाँ पर एंगल बनाया वो एंगल हमें दिया हुआ θ1, हमने लिख दिया θ1। और एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपान रेडियस, इस आर्क की लेंथ को L1 अगर बोला जाए तो क्या बनेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, देखिए I1 अपान R ये तो था ही, और एंगल की जगह पर लिखेंगे आर्क अपान रेडियस, आर्क की लेंथ को L1 बोल दीजिए और रेडियस तो R है ही, तो ये आपका बन जाएगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और क्या बनेगा I1 L1 और अपान में R स्क्वायर। ठीक है, ये इस छोटे वाले आर्क की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन की बात करें तो करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमाएंगे फिंगर्स को तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लीजिए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देगा।
बिल्कुल सेम चीज आप इस बड़े वाले आर्क लेंथ के लिए, बड़े वाले आर्क के लिए यहां पर करिए, बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट देगा आपको। सब कुछ तो वही कहानी है, बस एंगल इन्होंने θ1 लिया था, यहाँ पर θ2 हो जाएगा, और इस θ2 एंगल के लिए ये आर्क हो जाएगा और रेडियस वही r हो जाएगा। और इस वाले आर्क लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं। तो जहां L1 मिला था वहां L2 मिलेगा, जहां I1 मिला था वहां I2 मिलेगा, बाकी चीजें एज इट इज। म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आपका I2 L2 अपान में R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस एंटी क्लॉकवाइज वाले टर्म की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ आएगा, इसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए दोनों के दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला अंदर की तरफ है B1 और ये जो आपका B2 है वो बाहर की तरफ है ना। और एक चीज देखिए, सब कुछ बिल्कुल सेम है, यहाँ I1 L1 है और यहाँ पर I2 L2 है। अब हमें ये नहीं पता है कि I1 की वैल्यू I2 के रिस्पेक्ट में कितने गुना है। ये तो पता है कि L1 छोटा है L2 से, बट I1 I2 से बड़ा है कि छोटा है हमें नहीं पता है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन हाँ ये बात कह सकते हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डिफरेंस से ही आएगा, क्योंकि दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, तो रिजल्टेंट दोनों के डिफरेंस से आएगा। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, और डिफरेंस करेंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये अपान में जो R स्क्वायर वाला टर्म है इतना तो कॉमन हो जाएगा। पहले वाले में बचेगा यहाँ पर I1 L1, दूसरे वाले में बचेगा I2 L2। अभी तक हमने कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, सिर्फ जो हमें नॉर्मली पता है कि दोनों लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है, तो वो तो हमने किया। बट ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है और इस तरीके का हमें हमारा कोई मतलब सिंबल भी यूज नहीं किया गया था क्वेश्चन में कि हम इस तरीके का इसका आंसर ला सके। तो अभी हमें इसी I1 L1 I2 L2 के बारे में सोचना पड़ेगा। एक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये पूरा वायर यूनिफॉर्म है, एक जैसा वायर यूज किया गया है, तो इस वायर के पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा, इस वायर के पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो कहीं से भी ले लें, यहाँ से पर यूनिट लेंथ ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, कहीं से भी ले लें, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हर जगह सेम होगा। और पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अगर हम रो मान लें, रो इज द रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का ये रेजिस्टेंस है, तो जरा बताइए यहाँ जो L1 लेंथ था उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू में L1, रो इंटू क्या हो जाएगा L1। अगर पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस रो है, हर जगह सेम ही होगा, तो L1 लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इंटू में L1, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इंटू में लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इतने का। वैसे ही हम इसका रेजिस्टेंस निकाल दें, R2 जिसको बोला हमने, ये हो जाएगा रो इंटू में क्या L2, इसकी लेंथ L2 थी। और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका C है, पॉइंट A और पॉइंट C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप चाहे इधर से निकालिए, आप चाहे इधर से निकालिए, दोनों पॉइंट सेम है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड से और इस साइड से सेम ही आएगा। भाई दो पॉइंट अगर हमारे पास हैं, ये दो पॉइंट हैं, अब हम आप यहाँ से इसका पोटेंशियल ड्रॉप देखें या यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप देखें, दोनों पॉइंट पर डिपेंड करता है ना, तो सेम ही आएगा। तो इधर से भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इधर से भी सेम आएगा। वही चीज हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड से निकालेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू आर है, तो इस साइड से V1 बोला तो I1 इंटू में R1 लिखना पड़ेगा, इस साइड से V2 बोला पोटेंशियल ड्रॉप को, तो हो जाएगा I2 इंटू में R2, I2 इंटू में R2। और आप देखिए R1 और R2 आप निकाल चुके हैं, तो हो जाएगा I1 रो L1 इज इक्वल टू I2 रो L2, रो से रो होगा कैंसिल, I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2, ये दोनों जब बिल्कुल सेम हो गए तो इसका मतलब डिफरेंस करने पर ये जीरो आएगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आसान है, और इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये बात आपको पता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं और इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ अ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 40 इंटू 10 पावर माइनस ओम मीटर, यानी रो की वैल्यू आपको गिवन है, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज दिस, ए की वैल्यू गिवन है, करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, आई की वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको बताना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता है। अच्छा, ग्रेडियंट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म होते हैं, आप अगर उन सबको देखें, किसी भी क्वांटिटी के डिफरेंस को
किसी भी क्वांटिटी के डिफरेंस को या चेंज को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो ग्रेडियंट होता है। बहुत सारे ग्रेडियंट के नाम आपने सुन रखे होंगे, जैसे आपने सुना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे कि ये सवाल है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन पोटेंशियल अपान में लेंथ, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट विस्कोसिटी चैप्टर में। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपान में लेंथ। इसी तरीके से होता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट, जिसका मतलब होता है चेंज इन प्रेशर अपान में लेंथ। इसी तरीके से एक होता है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट, नाम सुना होगा आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट का, चेंज इन टेम्परेचर अपान में क्या, लेंथ। इसी तरह से एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ग्रेडियंट, जिसका मतलब होता है चेंज इन एनर्जी और अपान में क्या, लेंथ। मतलब ये हुआ किसी भी क्वांटिटी के चेंज को जब लेंथ से डिवाइड करते हैं, पर यूनिट लेंथ पर चेंज निकालते हैं तो उसको ग्रेडियंट नाम दिया जाता है ना। ऐसे बहुत सारे ग्रेडियंट वाले ये फार्मूले आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आते रहेंगे। तो बस ये वर्ड का अगर ये मतलब समझ में आ गया तो चाहे वो पोटेंशियल का हो तो पोटेंशियल रख लीजिए, वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी रख लीजिए, प्रेशर का है तो प्रेशर रख लीजिए, टेम्परेचर का है तो टेम्परेचर रख लीजिए, एनर्जी का है तो एनर्जी रख लीजिए, जो भी है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला अगर के से रिप्रेजेंट करते थे इसको तो V अपान L हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपान में लेंथ। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हो जाएगा ओम्स लॉ से I इंटू आर अपान में लेंथ। सवाल में हमें लेंथ नहीं दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर का, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, और रेजिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, तो हम रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फार्मूले के फॉर्म में अगर लिखें तो R इक्वल टू होता है रो इंटू में L अपान A। तो हम R की जगह पर ये लिख लेंगे और ये अपान में L से L कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू मिल जाएगा करंट इंटू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपान में क्या, एरिया क्रॉस सेक्शन। और ये तीनों वैल्यूज हमें यहाँ पर दी हुई है, ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन है। करंट कितना है, करंट है 0.2 एम्पियर, और ये जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है ये है आपका 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, और अपान में जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो है 8 इंटू 10 पावर माइनस 6। सब अपने MKS यूनिट में है तो कुछ कन्वर्जन की जरूरत भी नहीं है। सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये ऊपर जाके प्लस बनेगा तो 10 पावर माइनस 2 दैट इज 0.01। और पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो आएगा पोटेंशियल में चेंज वोल्ट और अपान में लेंथ यानी कि मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो 0.01 वोल्ट पर मीटर, यूनिट यहीं पर पहले दे दिया था, यहाँ सिर्फ वैल्यू बतानी थी, 0.01 आ जाएगा। तो बस इसी के साथ ये पूरा हो गया। चलिए तो बस आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।